अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। जी स्टूडेंट्स, हम इसमें चैप्टर नंबर 10 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह मैं इसका एक एक टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। इसके अलावा स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इश्यूज़, हाउ टू रिड्यूस द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपको आने ही आने हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगी कि आपको बस मेरे साथ पढ़ने से याद हो जाएगा और आपको दोबारा बस एक दो बार टॉपिक पढ़ना पड़ेगा और आपको वो अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो इस तरीके से इंशाल्लाह अब हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में ना उन्होंने सबसे पहले बताया हुआ है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन। इसमें डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं, डिफाइन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, वो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मैं अपना इंट्रोडक्शन कराती चलूँ। मेरा नाम डॉक्टर फातिमा और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपको साइंस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगी। वो कहते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम केमिकल्स को स्टडी करते हैं। अच्छा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री नाम से पता लग रहा है इसमें आप इन्वायरमेंट को स्टडी करते हो, आपके इर्द गिर्द जो माहौल है ना उसको स्टडी करते हो। क्यों इसको स्टडी करना ज़रूरी है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है ना जिसमें हम इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, आपके इर्द गिर्द माहौल कैसा है। क्यों? क्योंकि अगर आपके जाहिर सी बात है, अगर हमारे माहौल ही ख़राब है तो हमारा ज़िंदगी का मयार कितना ख़राब हो जाएगा। हम जाहिर सी बात है, अगर आपकी इर्द गिर्द फ़िज़ा आलूदा है तो इस फ़िज़ा में तो आपने सांस लेना है, तो वो सारी आलूदगी आपके अंदर जाएगी। ठीक है, इस तरीके से गंदा पानी अगर आपके इर्द गिर्द है, गंदा पानी पिएंगे तो उससे शदीद बीमारियाँ होंगी। तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसको हम पढ़ेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हम फ़िज़ा में आलूदगी को कम कर सकें, जिससे हमारी सेहत बेहतर हो सके, हम अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजार सकें। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हमने स्टडी करना है, केमिकल्स को स्टडी करना है, कौन से केमिकल्स हैं। ठीक है, एंड अदर पोल्यूटेंट्स इन द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट में दूसरी जो पोल्यूटेंट्स हैं जिन्होंने हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करना है, आलूदा करना है, उनके बारे में हमने स्टडी करना है। ठीक है, इसको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहा जाता है। ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें आपने किनको स्टडी करना है, केमिकल्स को और अदर पोल्यूटेंट्स को, वो चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट को, माहौल को आलूदा कर रही हैं। कौन सी चीज़ें आलूदा कर रही हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। इट ऑल्सो कवर द एडवर्स इफेक्ट, इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि इन केमिकल्स के, हमारे ये जो केमिकल्स हैं इनके लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, जिंदा और गैर जानदार चीज़ें हैं, उनके ऊपर क्या बुरे असरात मुरतब होते हैं, इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, वो कहते हैं कि वैसे तो इसमें कोई ख़ास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको हल्का सा पढ़ा देती हूँ क्योंकि हमने तो एक एक चीज़ पढ़नी, हमने कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। वर्ड टू वर्ड लर्निंग का यही मतलब है। ठीक है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वो कहते हैं कि पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये माहौलियाती तालीम जो लोगों को दी जाती है उसका एक पार्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसका मकसद क्या होता है, आपके जो स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पर उनको आगाह करना। ठीक है, किस बारे में आगाह करना, कि उनको, इन स्टूडेंट्स को आगाही देना। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स ही तो हमारे मुस्तकबिल के इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, टीचर्स हैं। आपने मुस्तकबिल में सारा मुस्तकबिल अब आपके हाथों में ही है ना, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे माहौल के लिए नुकसानदेह और कौन सी नुकसानदेह नहीं है। ठीक है, इन स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पर पता होना चाहिए कि इस बारे में प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे इसकी हिफाजत करनी है, और इन्वायरमेंट को कैसे कंजर्व करना है। कंजर्व करने का मतलब है कि बहुत एहतियात से चीज़ों का कैसे इस्तेमाल करना है। जिस तरह पानी आपको एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, जिस तरह कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि चीज़ों को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना, ताकि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो ज़ाया ना हो, जल्दी ख़त्म ना हो। ठीक है, ये कंजर्वेशन का मतलब होता है कि पानी को आप ध्यान से इस्तेमाल करें ताकि पानी ज़ाया ना हो जाए, मुस्तक़बिल में पानी ख़त्म ना जल्दी हो जाए। ठीक, द नीड फॉर दिस इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन हम लोगों को दे रहे हैं, माहौलियाती तालीम दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, ये बहुत फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है जो स्कूल वगैरह में तालीम दी जाती है। ठीक है, नॉन फॉर्मल का मतलब है यूट्यूब वीडियोस के ज़रिए से, अखबार में आर्टिकल्स के ज़रिए से, इस तरीके से टीवी मीडिया के ज़रिए से जो आपको तालीम दी जाती है वो नॉन फॉर्मल होती है। तो वो कहते हैं दोनों जगह पे तालीम देने का मकसद क्या है। इस कीनली फेल्ट, इस चीज़ की बहुत कमी महसूस की गई एट द नेशनल लेवल पे, इसलिए अब हमने चैप्टर भी याद कर दिया इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का। इसके अलावा इसको स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा है, नॉन फॉर्मल तरीके से भी इसकी लोगों को आगाही दी जा रही है। ठीक है, कि आपने अपने माहौल को कैसे महफूज करना है, अपने माहौल की कैसे प्रोटेक्शन करनी है। अब वो कहते हैं जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब से इंडस्ट्रीज़ का इनकलाब आया ना, तब से तबाहियाँ शुरू हुई हैं, तब से ख़राबियाँ सारी आई हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने क्या किया, तब से इंडस्ट्रीज़ का इनकलाब आया है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने प्लेयर्ड हैवॉक विद द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, हमारी जो फ़िज़ा की एटमॉस्फेयर है ना उसको बड़ा बैडली डैमेज किया, बहुत बुरे तरीके से नुकसान हुआ है हमारी फ़िज़ा को। ठीक है, द गैसेज विच आर रिलीज ड्यू टू इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल। क्यों? क्योंकि फॉसिल फ्यूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल हमारे पास ना यहाँ के बहुत बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है इस चैप्टर में, इसको आप अभी यहाँ पे अच्छे से समझ लें। फॉसिल फ्यूल बनते कैसे हैं? वो पौधे, ज़ाहिर सी बात है आपको पता है लाखों साल पहले
ज़मीन पे पौधे होते थे, जानवर होते थे, ठीक है। अब जब इनकी डेथ हो गई ना तो ये ज़मीन के नीचे दफन हो गए। जब ये ज़मीन के नीचे दफन हो गए तो इनके ऊपर शदीद अंडर हीट और अंडर हाई प्रेशर, ठीक है, ये फ्यूल में कन्वर्ट हो गए, तो उसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। उन फॉसिल फ्यूल में कोयला आ जाता है, आपकी नेचुरल गैस, ये जो घरों में इस्तेमाल करते हो सुई गैस, ये आ जाती है। कोयला आ जाता है जिसको जला के आप बिजली पैदा करते हो। पेट्रोल आ जाता है जिसको आप गाड़ियों में इस्तेमाल करते हो और आपकी गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है। ये सारी फॉसिल फ्यूल जो होते हैं, ये इनसे जो ये सारे फॉसिल फ्यूल हैं, ठीक है, इनको हम जलाते हैं और इनको जलाने से गैसेस पैदा होती हैं। वो गैसेस ने बड़ा काम ख़राब किया है, उन्होंने बहुत बुरे तरीके से आलूदा कर दिया है आपकी फ़िज़ा को, ठीक है। इतने बुरे तरीके से आपकी फ़िज़ा को आलूदा कर दिया है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीद एयर इन सम एरियाज़ ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, के जो बड़े बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, वेरी बिग सिटीज़, जिनमें कराची, लाहौर आ जाता है, इनमें इतनी ज़्यादा आलूदगी हो गई है कि फ़िज़ा में सांस लेना मुश्किल हो गया है, ठीक हो गया। वो इसके अलावा वो कहते हैं कि जो फर्टिलाइज़र्स, ये जो किसानों ने खादों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर दिया है। फर्टिलाइज़र, खादें क्यों इस्तेमाल की जाती हैं? ताकि ये जो किसान होते हैं ना, ताकि उनकी फसलें जो है जल्दी जल्दी ग्रो करें। अब इनका फ़ायदा तो है, फसलें तो जल्दी ग्रो कर जाएंगी, लेकिन नुकसान भी बहुत हैं। कैसे नुकसान है वो अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इस तरीके से जो इंसेक्टिसाइड वो इस्तेमाल करते हैं किसान, इंसेक्टिसाइड मतलब मारना, इंसेक्ट मतलब कीड़ों को मारने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, पेस्टिसाइड। इस तरीके से पेस्ट को मारने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं उनको पेस्टिसाइड कहते हैं। पेस्ट क्या होते हैं? ये वो चीज़ें होती हैं जिन्होंने आपकी जो फसलें होती हैं ना, उन फसलों को जाके तबाह करना है, या इन फसलों की जो पैदावार है उसको कम करना है, मतलब फसलों की तबाही करनी है, उनको पेस्ट कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर वो चीज़ें आपकी फसलों को तबाह कर रही हैं, डिस्ट्रॉय कर रही हैं, तो उनको काबू करना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, वो कीड़े हो सकते हैं, वो चूहे हो सकते हैं, रैट्स भी तो फसलों को बहुत बुरे तरीके से मुतासिर करते हैं ना, तो इनको मारना बहुत ज़रूरी है। तो इनको मारने के लिए हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। वो कहते हैं ये सारी चीज़ों को हमने ना ज़राअत में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, लेकिन ये फ़ायदेमंद तो हैं, चलो ठीक है, इन्होंने आपकी फसलों की पैदावार अच्छी होना शुरू हो गई है, हमने खादों का इस्तेमाल किया, कीड़े मर गए, पेस्ट मर गए, ठीक है। लेकिन नुकसान ये हुआ हैज़ प्रूव टू बी हार्मफुल, ये बहुत ख़तरनाक साबित हो रही हैं एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए, बर्ड्स के लिए और ह्यूमन बींग के लिए। कैसे ख़तरनाक साबित हो रही हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। एनिमल्स के लिए इस तरीके से ख़तरनाक साबित हो रही हैं, ये देखिए, मान लो आपने पेस्टिसाइड का या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया हुआ था। जब आपने इसका ये ख़तरनाक केमिकल्स होते हैं ना, जहरी होते हैं उनको मारने के लिए, कीड़ों मकोड़ों को, तो ये ख़तरनाक केमिकल्स का आपने घास के ऊपर मान लो सारे स्प्रे किया हुआ था, तो वहीं पे घास थी उसके ऊपर भी आपने स्प्रे किया हुआ था। अब इस घास को खाने आपके एनिमल्स आ गए, काउज़ आ गए, आप गोट्स वगैरह आ गई, बकरियां वगैरह आ गई, उन्होंने आके इस घास को खा लिया। अब वो पॉइज़न जो है वो उन एनिमल्स की बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा, और ये तो जहर है, तो इस जहर ने आहिस्ता आहिस्ता इन एनिमल्स को वीक, कमज़ोर करना शुरू कर देना है। वो जो जानवर हैं उन बेचारों के लंग्स, उनकी किडनीज़ वगैरह सारी चीज़ें डैमेज होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से बारिश आएगी तो बारिश के आने से जो सारे केमिकल्स ये बह के उधर समंदरों वगैरह में चले जाएंगे, तालाब वगैरह में चले जाएंगे, तो वहाँ पे मछलियाँ होती हैं, तो ये केमिकल जाकर उन मछलियों को मुतासिर करेंगे। तो इस तरीके से देखें जानवर किस तरह मुतासिर हो रहे हैं, इस तरीके से बर्ड्स मुतासिर हो रहे हैं। बर्ड्स कैसे मुतासिर हो रहे हैं कि आपने इन पेस्टिसाइड का वहाँ पे अपनी जो खेत वगैरह वहाँ पे स्प्रे किया, ठीक है। अब पत्तों पे भी स्प्रे चला गया, अब इन पत्तों को आके कुछ इंसेक्ट्स वगैरह ने खा लिया, ठीक है। अब परिंदे आपको पता है उन कीड़ों मकोड़ों को जाके खाते हैं, तो परिंदों ने जब उन कीड़ों मकोड़ों को खाया, उन कीड़ों मकोड़ों के अंदर वो जहर जा चुकी थी, तो ये जहर परिंदों के अंदर भी चला जाएगा, बेचारे परिंदे भी मुतासिर होंगे, ठीक हो गया। इस तरीके से ह्यूमन बींग भी मुतासिर हो रहे हैं। ह्यूमन बींग कैसे मुतासिर हो रहे हैं कि आप ये जो सब्ज़ियाँ वगैरह इनके ऊपर स्प्रे करते हो, तो जो लोग सब्ज़ियाँ वगैरह अच्छी तरीके से धो के नहीं पकाते, तो इस तरीके से वो सब्ज़ियाँ पकाएंगे, उसके ऊपर स्प्रे लगी होगी, तो वो स्प्रे हमारी बॉडी में भी एंटर कर जाएगी, तो इसलिए सब्ज़ियाँ अच्छी तरीके से धो के पकानी चाहिए, ठीक हो गया। तो कहते हैं जो सिचुएशन है ना, इज़ टर्निंग सीरियस फॉर एवरी पासिंग डे, हर रोज़ ये जो मसला है बहुत संगीन होता जा रहा है, ठीक है। एंड देयर इज़ एन अर्जेंट नीड, और बहुत अर्जेंट ज़रूरत है टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स, के जो पोल्यूटेंट्स फ़िज़ा में जा रहे हैं, इनके एमिशन को, इनके अखराज को कंट्रोल किया जाए, वरना ये तो मुस्तकबिल में क्या क्या तबाहियाँ कर सकते हैं, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। अब आके एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन पढ़ लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा कि एटमॉस्फेयर की क्या कंपोजिशन है। सबसे पहले क्वेश्चन पैदा होता है एटमॉस्फेयर है क्या। जी स्टूडेंट्स, ये जो हमारी अर्थ है ना, ज़मीन के इर्द गिर्द ये ज़मीन है, ठीक है। ये ज़मीन के इर्द गिर्द ना हमारे पास एक गैसेस का गुलाफ है, ब्लैंकेट है, ठीक है। किसका गुलाफ है? गैसेस का। ये देखें, ये सारा गैसेस का
इस तरीके से ब्लैंकेट है, इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो गैसेस का सारा ब्लैंकेट है। तो वो कहते हैं ज़मीन जो है वो कवर हुई हुई है किससे, ब्लैंकेट, एक कंबल की तरह ज़मीन को लपेटा हुआ है एयर ने, हवा ने, जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये जो एयर है आपको पता है विच इज़ मेड अप ऑफ सेवरल लेयर ऑफ गैसेज, यहाँ पे गैसेस की कई तहें हैं। ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो ब्लैंकेट ऑफ गैसेज है, यहाँ पे कई तहें लेयर्स है गैसेस की, एक गैस नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं ये जो एयर, आपको पता है आप ज़मीन पे रह रहे हो तो ज़मीन पे इर्द गिर्द आपकी हवा है। अब वो जो हवा है वो ज़मीन पे ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, एनिमल्स को ज़िंदा रखने के लिए। मैं सांस ले रही हूँ तो मैं सांस ले रही हूँ तभी तो मैं ज़िंदा हूँ, सांस लेके मेरे अंदर ऑक्सीजन जा रही है, ठीक है। फॉर एनिमल्स टू ब्रीथ, एनिमल्स के सांस लेने के लिए, पौधों के लिए कि पौधे अपने खाना बना सकें, क्योंकि पौधे क्या करते हैं, इस हवा को लेते हैं, हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वो खाना बना रहे हैं हमारे लिए, ठीक है। इट कंटेन्स मोर नाइट्रोजन, वो कहता है हमारे इर्द गिर्द जो हवा है ना, एयर है, उसकी हम कंपोजिशन पढ़ रहे हैं, एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन पढ़ रहे हैं कि जो मेरे इर्द गिर्द हवा है उसमें क्या क्या कौन कौन सी गैसेज हैं, ठीक है, मुझे इसका पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है देन एनी अदर गैस। इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे ज़्यादा गैस हवा में नाइट्रोजन होती है। देखें ये एटमॉस्फेयर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, मेजर और माइनर। ये मेजर कंपोनेंट है और ये माइनर है। मेजर का मतलब है जो तादाद में ज़्यादा है, माइनर जो तादाद में थोड़े हैं। मेजर कंपोनेंट में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, 78% नाइट्रोजन है। मतलब अगर 100% एयर है ना तो उसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है और उसके बाद आर्गोन है 0.9, यानी कि 1 तकरीबन हो गया, ठीक हो गया। तो ये आपने परसेंटेज याद कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं जो तादाद में बहुत थोड़े हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.04 है, अच्छी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इर्द गिर्द कम ही होनी चाहिए, ठीक है। नोबल गैसेज जो है वो सिर्फ 1% हैं। और वाटर वेपर जो होते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके इर्द गिर्द हवा में नमी रखनी होती है, तो इसलिए इनका होना भी ज़रूरी है। इनकी तादाद वो कहते हैं वेरिएबल होती है, मुख्तलिफ होती है, डिपेंड करता है कितनी ह्यूमिडिटी है, आप किस इलाके में रह रहे हो, ज़्यादा नमी वाले इलाके में रह रहे हो तो ज़्यादा होंगे, तो इस तरीके से। अच्छा वो कहते हैं वही बात, एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स को मेजर और माइनर में डिवाइड किया गया है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ये हैं और माइनर ये हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इस तरीके से आपने अच्छे से इनकी कंपोजिशन अच्छे से याद कर लेनी है। वो कहता है कि इनकी जो अमाउंट है ना इन गैसेस की वो बदलती रहती है हवा के अंदर, डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे रह रहे हो, आपके इर्द गिर्द सीज़न कौन सा चल रहा है और दिन है कि रात है। तो इस तरीके से इनकी थोड़ी सी कंसनट्रेशन अमाउंट वेरी करती है, बदलती रहती है। इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कहते हैं एट विच टाइम ऑफ द डे एंड नाइट यू एक्सपेक्ट ह्यूमिडिटी टू बी मैक्सिमम। ह्यूमिडिटी क्या होती है, आपकी इर्द गिर्द हवा में जो वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है, जो मॉइस्चर जो नमी होती है ना, इसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो वो कहते हैं हवा में आपके इर्द गिर्द ह्यूमिडिटी नमी कब मैक्सिमम ज़्यादा होती है, रात के वक्त ज़्यादा होती है और अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह ज़्यादा होती है, ठीक हो गया, ये इसका आंसर है। दूसरा वो कहते हैं जब कार्बोनेटेड ड्रिंक आप ओपन करते हो, जो बोतल वगैरह होती है, ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोटल्स वगैरह को कहते हैं ना, तो जब हम इनको खोलते हैं तो एकदम गैस की आवाज़ आती है, जैसे कोई गैस निकल रही है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही होती है। तो ये आपने अच्छे से देख लेना है, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि एयर पोल्यूटेंट्स देख लेते हैं। एयर पोल्यूटेंट की डेफिनेशन वो आपसे पूछ सकते हैं, ये है क्या। अच्छा वो कहते हैं कोई भी सब्सटेंस जो आपकी एयर पोल्यूटेंट की डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्सटेंस, बेशक वो सॉलिड है, बेशक वो लिक्विड है, बेशक वो गैस है, इन द एयर हवा में, जिसका जो आपकी ज़िंदगी में बुरे असरात मुरतब कर रही है वो पोल्यूटेंट है। पोल्यूटेंट क्या है, जो आलूदगी कर रही है, जो आपकी सेहत पे बुरे असरात मुरतब कर रही है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस है विच हैज़ एडवर्स इफेक्ट, जिसके बुरे असरात हैं आपकी इंसान की सेहत पे और इंसान की मयार ज़िंदगी पे, उसको एयर पोल्यूटेंट कहते हैं। तो ये एयर पोल्यूटेंट की डेफिनेशन होगी। जब भी आपने डेफिनेशन लिखनी है आपने एग्जांपल ज़रूर लिखनी है, ठीक है। एक नंबर डेफिनेशन का होता है और एक नंबर एग्जांपल का होता है। तो एयर पोल्यूटेंट की एग्जांपल क्या हो सकती है, बेतहाशा एग्जांपल है। ये देखिए आगे हमने सारी एग्जांपल्स ही पढ़नी है। कार्बन मोनोऑक्साइड लिख दें एग्जांपल में, कार्बन डाइऑक्साइड लिख दें, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन लिख दें, ऑक्साइड ऑफ सल्फर लिख दें, हाइड्रोकार्बन लिख दें, कोई भी लिख दें, ठीक होगा, लेकिन लिखनी ज़रूर है आपने, इसका एक नंबर होता है बाकायदा। अच्छा वो कहते हैं कि पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन को कितनी तादाद में पोल्यूटेंट फ़िज़ा में मौजूद है, आपके इर्द गिर्द हवा है, हवा के अंदर पोल्यूटेंट कितनी तादाद में मौजूद है, मैं कैसे देखूंगी, इसको एक्सप्रेस करते हैं पार्ट्स पर मिलियन में। पार्ट्स पर मिलियन का क्या मतलब होता है, ये मैं आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। जी स्टूडेंट, पार्ट्स पर मिलियन का क्या मतलब होता है, मिलियन 10 लाख को कहते हैं, ठीक हो गया, ठीक। अब पार्ट्स पर मिलियन का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर एक जगह है, वहाँ पे 10 लाख लोग हैं, ठीक, 10 लाख लोगों ने वाइट शर्ट्स पहनी हुई हैं, एक शख्स ने सिर्फ रेड शर्ट पहनी हुई है, ठीक। 10 लाख लोगों ने वाइट शर्ट पहनी है, तो मैं कहूँगी सिर्फ एक शख्स ने रेड शर्ट पहनी है, 1 ppm,
1 पार्ट पर मिलियन, 1 मिलियन, 10 लाख लोगों में से ये एक पार्ट है, एक शख्स है जिसने रेड शर्ट पहनी हुई है। इसी तरीके से अगर फ़िज़ा, मान लो आपके इर्द एयर है, एयर में 1 लाख गैस के पार्टिकल्स हैं, 1 लाख गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये सारे 10 लाख हैं, 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं ना, 10 लाख गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक हो गया। और 10 लाख में से सिर्फ एक पार्टिकल जो है ना वो पोल्यूटेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। मान लो एक पोल्यूटेंट होती है कार्बन मोनोऑक्साइड ना, एक बड़ी गंदी गैस है, बहुत बुरी गैस है, पोल्यूटेंट है ये, ठीक। तो अगर मान लो 10 लाख गैस के पार्टिकल्स थे, ठीक है, उनमें से सिर्फ एक जो है वो पोल्यूटेंट है, तो इसको मैं कहूँगी कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी मौजूद है, 1 पार्ट पर मिलियन, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का सिर्फ एक पार्ट मौजूद है पर मिलियन, इस पूरे मिलियन में 10 लाख में से, तो इसको 1 ppm कहते हैं, ठीक हो गया। तो 1 ppm क्या है, यही डेफिनेशन है आपकी बुक में, यही लिखी हुई है। वो कहता है कि आप कंसनट्रेशन ऑफ 1 ppm, 1 ppm का क्या मतलब होता है, 1 ppm का ये मतलब होता है 1 पार्ट ऑफ पोल्यूटेंट का एक पार्ट मौजूद है पर मिलियन पार्ट। 10 लाख पार्ट अगर हों, ठीक है, मिक्सचर के 10 लाख पार्ट हों पर मिलियन पार्ट ऑफ मिक्सचर, 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं। अगर 10 लाख पार्ट हैं मिक्सचर के, मतलब ये देखें, अगर 10 लाख पार्ट्स हैं मिक्सचर के, मिक्सचर सॉलिड का भी मिक्सचर हो सकता है, लिक्विड का हो सकता है, या गैस का हो सकता है। जिस तरह मैंने यहाँ पे गैस की बात की, तो 10 लाख अगर गैस के पार्ट्स हैं और उनमें एक पार्ट अगर पोल्यूटेंट का है, सिर्फ एक पार्ट, तो उसको कहेंगे 1 ppm है। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 ppm। इसके अगर 2 पार्ट्स आ जाते कार्बन मोनोऑक्साइड के, तो मैं कहती 2 ppm है। जिस तरह अगर 2 पार्ट्स आ गए तो मैं कहूँगी 2 ppm है, 3 पार्ट्स आ गए तो मैं कह दूँगी 3 ppm है, इस तरीके से, ठीक हो गया। तो ये पार्ट पर मिलियन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ 1 ppm का क्या मतलब है, एक पार्ट है, 1 ppm का क्या मतलब है, एक पार्ट है पोल्यूटेंट का, कितने में से, मिलियन पार्ट में से। 10 लाख अगर पार्ट हो हमारे पास मिक्सचर के, बेशक वो सॉलिड है, बेशक वो लिक्विड है, ये गैस का मिक्सचर है, तो उसमें से अगर एक पार्ट पोल्यूटेंट का है, ठीक है, 10 लाख पार्ट में से अगर 1 लाख पोल्यूटेंट का है, तो उसको कहेंगे 1 ppm। वो पोल्यूटेंट जिसमें, वो मिक्सचर जिसमें पोल्यूटेंट बन रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये पूरे मिक्सचर की हम बात करेंगे। वो कहते हैं वो जो पूरा मिक्सचर है, ठीक है, जिसके अंदर पोल्यूटेंट बन रहा है, इस पूरे मिक्सचर के अंदर पोल्यूटेंट फॉर्म हो रहा है ना, तो उस मिक्सचर की हम बात कर रहे हैं। बेशक वो सॉलिड मिक्सचर है, बेशक वो लिक्विड मिक्सचर है, बेशक वो गैस का मिक्सचर है, उस मिक्सचर में आपने देखना है कि कितने पार्ट पोल्यूटेंट के मौजूद हैं उस पर मिलियन पार्ट्स में। जितने भी पर मिलियन पार्ट है उसमें पोल्यूटेंट के कितने पार्ट है, पोल्यूटेंट का एक पार्ट है तो 1 ppm, 2 पार्ट है तो 2 ppm। इधर उसने 1 ppm की बात की है तो इसमें 1 पार्ट की हम बात कर लेंगे पोल्यूटेंट की, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। इसी तरीके से अब हम एयर पोल्यूटेंट्स की बात कर लेते हैं। अब फिज़ा में कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है जी स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द हवा में आलूदगी होती है, तो एयर पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो आलूदगी काज करवा रहे होते हैं। कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट है मुझे पता होना चाहिए उनके बारे में, ताकि मैं उनसे ख़बरदार रहूँ, ठीक है। वो कहते हैं एयर इज़ नॉट ऑलवेज़ क्लीन एज इट शुड बी। जितनी हवा साफ़ होनी चाहिए आपके इर्द गिर्द उतनी साफ़ नहीं होती। सेवरल टाइप्स ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस होती हैं, बहुत तरह की ख़तरनाक सब्सटेंसेस होती हैं जो ये जो नीचे लिखी हुई हैं, ये एयर पोल्यूशन जो हवा में आलूदगी का बायस बन रही हैं, मोर देन 90% जो सब्सटेंसेस है वो यही वाली हैं, ठीक है, जो हवा में आलूदगी का बायस बन रही हैं। अब ये क्यों पैदा हो रही हैं, दे आर फास्ट ग्रोइंग सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। ये बहुत तेज़ी से हवा में आलूदगी का बायस बन रही हैं, क्रिएटेड बाय आवर डे टू डे एक्टिविटीज़, हमारी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ की वजह से। डिटेल्स इनकी जो हम वो नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम देख लें कि एयर पोल्यूटेंट है कौन कौन से। एक तो सबसे पहले आपने इनको याद करने का तरीका क्या, आपने देख लेना है कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन तो कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो मीन्स, ठीक है, मोनो का मतलब होता है 1, तो कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन लगा दो तो कार्बन डाइऑक्साइड, डाई मीन्स 2, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये याद हो गया। फिर आगे आपने ऑक्साइड्स की बात कर लेनी है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ठीक हो गया। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो होते हैं वो उनको कलेक्टिवली नॉक्स कहते हैं, NOx नॉक्स। अब एक्स में आप 1 लगा दो या 2 लगा दो, आपकी मर्ज़ी है। 1 लगा दोगे तो NO, 2 लगा दोगे तो NO2। इसी तरीके से ऑक्साइड ऑफ सल्फर को सॉक्स कहते हैं, नॉक्स सॉक्स, ठीक है, ये मिट गया है सॉक्स। जो सॉक्स होते हैं उनमें यहाँ पे 1 लगा दो तो 1 नहीं 2 लगा देंगे तो SO2, 3 लगा देंगे तो SO3,
ठीक हो गया। ये आगे हम डिटेल में एसिड रेन में पढ़ेंगे। और 4 हो गए, हाइड्रोकार्बन और पार्टिकुलेट और ओजोन, ये आपने याद कर लेना है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? मीथेन, इथेन, ये आप डिटेल में चैप्टर नंबर जो है इससे पीछे वाला जो चैप्टर है उसमें आप डिटेल में पढ़ चुके हो हाइड्रोकार्बन को, ठीक हो गया। सॉरी, इससे अगला चैप्टर जो है ना हाइड्रोकार्बन वाला, उसमें मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हाइड्रोकार्बन, मीथेन और इथेन को, ठीक हो गया। इसी तरीके से पार्टिकुलेट्स हैं। पार्टिकुलेट्स में हमारे पास डस्ट आ जाती है, पोलन्स आ जाते हैं और मेटेलिक कंपाउंड्स आ जाते हैं और ओजोन आ जाती है। आप कहेंगे ओजोन के बारे में तो हमने सुना था कि बहुत अच्छी चीज़ होती है, इधर आप इसको पोल्यूटेंट कह रही हैं। एक्चुअली ओजोन जो है ना ये आपके ये अर्थ है ना, अर्थ के जो एटमॉस्फेयर होती है ना उसके भी मुख्तलिफ नाम होते हैं। जो बिल्कुल अर्थ के बाहर एटमॉस्फेयर होती है ना उसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, मतलब ये मेरी प्यारी अर्थ है जिसमें मैं रह रही हूँ, ठीक हो गया। इससे बिल्कुल बाहर जो है ना इसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, और उससे जो बाहर एटमॉस्फेयर है उसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये जो ओजोन होती है ना, अगर ये ट्रोपोस्फेयर में हो यहाँ पे तो ये ख़तरे का बाइस है, ये पोल्यूटेंट है, ठीक है। ये नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, इसको यहाँ पे होना चाहिए स्ट्रेटोस्फेयर में। तो अगर ये स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है ना ओजोन, तो ये अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन ने क्या करना है, जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, जो ख़तरनाक शुआएं हैं, उनको रोकना है। तो इसको यहाँ पे होना चाहिए ओजोन को, यहाँ पे ओजोन अच्छी चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर हमारी एटमॉस्फेयर में, हमारे इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे ओजोन है तो वो ख़तरनाक चीज़ है, वो पोल्यूटेंट है। इसलिए उसने ओजोन की पोल्यूटेंट के तौर पर बात की है। ये आपको इस तरीके से समझ होनी चाहिए, ठीक हो गया। क्योंकि हमेशा हम बात कर रहे होते हैं, दुनिया में ख़बरों में बात हो रही होती है कि ओजोन की लेयर कम होती जा रही है, ओजोन को बचाया जाए, ओजोन को प्रोटेक्ट किया जाए। तो हम कहेंगे ओजोन को अगर बचाया जाए तो ओजोन एक पोल्यूटेंट कैसे है? तो मैंने भी आपको क्लियर कर दिया कि अगर आपके इर्द गिर्द जो ट्रोपोस्फेयर है वहाँ पर अगर ओजोन है तो वो एक पोल्यूटेंट है, वो एक आलूदगी का बाइस है, उसको नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर वो स्ट्रेटोस्फेयर में है तो अच्छी चीज़ है, वहाँ पर उसको होना चाहिए, ठीक हो गया। तो ये चीज़ है। अब हम आगे डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि एयर पोल्यूटेंट के क्या क्या सोर्सेज हैं और ये इनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपसे बोर्ड में पूछ सकते हैं कि इनके पोल्यूटेंट्स के इफेक्ट क्या क्या हैं, तो ये इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस तरीके से मैंने एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग और इस तरीके से अगले टॉपिक पर डिटेल में आपको पढ़ाऊँगी। बहुत इंटरेस्टिंग में, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।